जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। डिक्टेशन संपादकीय होगी। रेडी, स्टार्ट। आम चुनावों की घोषणा के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को और आखिरी चरण का 1 जून को होगा। परिणाम 4 जून को आएंगे। यह एक लंबी चुनाव प्रक्रिया है। यह ठीक है कि जिस चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाताओं को भागीदारी करनी हो, उसमें कुछ तो समय लगेगा ही, लेकिन अच्छा होता कि कहीं कम चरणों में चुनाव संपन्न कराने के प्रयत्न किए जाते। वैसे तो 2019 में भी सत्ता 7 चरणों में मतदान हुआ था और उसके पहले 2014 में 9 चरणों में, लेकिन 2009 में 5 चरणों में ही चुनाव करा लिए गए थे। लंबी चुनावी प्रक्रिया खर्चीली ही नहीं, उबाऊ भी होती है और आचार संहिता के चलते बहुत से सरकारी काम ठप हो जाते हैं। चुनाव लोकतंत्र का अनिवार्य अंग है और उन्हें निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन यह भी ठीक नहीं कि उनके चलते 2 माह से अधिक समय तक तमाम सरकारी कामकाज रुके पड़े रहें। जहां निर्वाचन आयोग को भविष्य में कम से कम समय में चुनाव कराने के जतन करने चाहिए, वही राजनीतिक दलों को लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव पर उदारता से विचार करना चाहिए। इस बार लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। एक साथ चुनाव की पहल का विरोध करने वालों को बताना चाहिए कि यदि लोकसभा के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो अन्य राज्यों के क्यों नहीं हो सकते। निसंदेह समय के साथ चुनावों में बाहुबल की भूमिका कम हुई है, लेकिन वह पूरी तौर पर समाप्त नहीं हुई। बंगाल में अभी भी बाहुबल की खतरनाक भूमिका देखने को मिलती है। चुनावों में धनबल की भी भूमिका बढ़ी है। गुपचुप रूप से पैसे और सामग्री बांटकर लोगों के वोट खरीदने की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हैरानी नहीं कि निर्वाचन आयोग इसे भी एक चुनौती के रूप में देख रहा है। इसके अलावा उसके समक्ष एक नई चुनौती फर्जी सूचनाएं भी हैं। यह चुनाव डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जाएगा और यह किसी से छिपा नहीं कि इस दुनिया में फर्जी खबरों का कितना
बोलबाला है। निर्वाचन आयोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को भी अपने लिए एक चुनौती के रूप में देख रहा है। यह चुनौती है तो इसीलिए क्योंकि अनेक नेता मर्यादा में रहकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में उन पर तब तक लगाम नहीं लग सकती जब तक निर्वाचन आयोग को उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते। क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होते हैं, इसलिए जनता को राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आधिकारिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करना चाहिए। हमारा लोकतंत्र इससे ही सबल होगा। पैरा चेंज। चुनावी बॉन्ड का विवरण तो सार्वजनिक हो गया, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया कि चुनावी चंदा देने के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए उन्हें किस राजनीतिक दल ने बनाया। चुनावी बॉन्ड के जरिए विभिन्न दलों को मिले चंदे की रकम अभी और बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ष का आंकड़ा सामने आना शेष है। इस पर हैरानी नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वाले दलों में भाजपा सबसे आगे है। केंद्र के साथ अनेक राज्यों में सत्तारूढ़ होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक पहेली सी है कि केवल एक राज्य में शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस तो चंदे की रकम के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन 3 राज्यों में सत्तारूढ़ कांग्रेस तीसरे स्थान पर। इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए भारी भरकम चंदा देने वालों में कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिनका कामकाज सवालों के घेरे में रहा है और जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा आयकर विभाग की जांच के दायरे में रही है। इन कंपनियों के चंदा देने के कारण विपक्षी दलों को यह कहने का मौका तो मिल गया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा ने चंदा हासिल किया, लेकिन क्या वे यह दावा कर सकने की स्थिति में है कि ऐसी किसी कंपनी से उन्हें चंदा नहीं मिला। संभवतः इस प्रश्न का उत्तर चुनावी बॉन्ड के विशिष्ट नंबर सार्वजनिक होने से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से पूछा है कि ये नंबर क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए। स्टेट बैंक का जवाब जो भी हो, यदि ये नंबर उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर चुनावी बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा और यह पता चल जाएगा कि किसने किस राजनीतिक दल को कब कितना चंदा दिया। चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी होने के साथ ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता को भी यह पता चल सके कि किसने किस दल को कितना चंदा दिया। वैसे तो चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के
इरादे से ही निर्मित की गई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था खत्म कर दी, लेकिन फिलहाल कोई नहीं जानता कि भविष्य में चुनावी चंदे का लेन देन किस तरह होगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसी तरह की आपको डेली डिक्टेशन दी जाएगी। संपादकीय डिक्टेशन होगा। कुछ मिक्स मैटर की प्रैक्टिस आपको एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए कराई जाएगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।